विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए भारत सरकार इस बार बजट का खजाना खेत और खेती की ओर भी खोल सकती है। कृषि की हिस्सेदारी इंडियन इकोनॉमी या जीडीपी में भले ही कम हो, लेकिन आज भी ये सबसे अधिक रोजगार का आधार है। भारत की रीढ़ कहे जाने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर को अधिक से अधिक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर सरकार मेहरबान हो सकती है। मोदी 3.0 का पहला बजट, 9 प्राथमिकताओं में कृषि का जिक्र। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति, कृषि बजट में 15% तक बढ़ोतरी। किसान आय में बढ़ोतरी, खास घोषणाओं पर नजर टिकी। किसान सम्मान निधि समिति ने दोगुनी करने की दी सिफारिश। जलवायु परिवर्तन की मार, फसलों की नई प्रजातियों की दरकार। पर्यावरण के अनुकूल खेती, विशेष आवंटन से मदद मिलेगी। वित्तीय प्रोत्साहन सब्सिडी, नई कृषि तकनीक विकसित होंगी। फसल बीमा, आसान कर्ज, कृषि निर्यात पर खास फोकस। दलहन और तिलहन एमएसपी पर खरीद होगी सुनिश्चित। घटती कृषि योग्य भूमि, लैंड यूज पॉलिसी जरूरी बनी। भारत से बीज निर्यात, भंडारण सर्टिफिकेशन स्कीम का ऐलान। केंद्र सरकार का 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश होगा। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया, उनमें कृषि भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार का 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया, उनमें कृषि भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपयों से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। गौरतलब है कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने 17 दिसंबर को लोकसभा को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें आती हैं और क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा किसान ही रहते हैं, तो निश्चित रूप से खेती और खेती से संबद्ध उद्योगों को गति देने के लिए सरकार कृषि अधोसंरचना के लिए एक कोष की स्थापना कर सकती है और सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकती हैं। दीर्घकालिक योजनाएं इस
की घोषणाएं इसमें हो सकती है, हमारा मानना है। फिर तीसरी एक चर्चा है कि भाई किसान सम्मान निधि की, और किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि राशि बहुत कम है। जैसे तेलंगाना में यही वहाँ की राज्य सरकार लगभग 16,000 रुपये प्रति किसान देती रही है। तो एक माना जाता था कि किसान सम्मान निधि में सम्मान भी हो, बार बार बैंक का चक्कर काटना न पड़े, तो 4 किस्तों के बजाय अगर 2 किस्तों में दिया जाए तो किसान ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बैंक के चक्कर नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, जो 6,000 की राशि है, संसद ने स्वयं सिफारिश की है, संसदीय समिति ने 12,000 की, और किसान लगभग जो हमारे साथी किसान संगठन हैं 24,000 की मांग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है बीच में गाड़ी कहीं 12,000 से 15,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा और मौसम में बदलाव को बर्दाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित करने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि इस बार बजट में कृषि आवंटन में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने पिछले यूनियन बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, आसान कर्ज उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि निर्यात बढ़ाने पर रह सकता है। हर क्षेत्र को बजट से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। पिछले वर्ष कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ये आवंटन राशि इससे अधिक महत्वपूर्ण है उन योजनाओं का क्रियान्वयन। एक सामान्य कृषक को ये दिखना चाहिए कि इस बजट में जो घोषणाएं हुई थीं क्या वो हम तक पहुंची हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सहकारिता का क्षेत्र जो है वो कृषि कल्याण, कृषक कल्याण और ग्राम्य विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश में किसान लंबे समय में आंदोलन कर एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दलहन और तिलहन जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की बात कह सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश की जरूरत है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया है। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण स्कीम है। लेकिन आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित किया जाए। आज भी देश के बहुत से किसान अपनी उपज को एमएसपी से बेहद कम दाम में बिचौलियों को बेचने को मजबूर हैं। बहुत से किसान जब सरकार के खरीद केंद्रों तक पहुंचते हैं तो कभी अनाज रखने की सुविधा ना होने तो कभी खरीद बंद होने की बात कर उन्हें लौटा दिया जाता है। ऐसे में किसान को बेहद कम दाम पर अपनी फसल मंडियों में बेचनी पड़ती है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने और फसलों की पूरे साल खरीद के प्रावधान को लेकर कुछ ऐलान करेगी। हम देख रहे हैं कि लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, एक गारंटी कानून के लिए किसान आंदोलनरत है, और हमें उम्मीद है कि इस बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इससे बजट पर 1 रुपया का अतिरिक्त खर्चा नहीं आने वाला। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई कम पे न खरीदे, क्योंकि सरकार जितना कुछ भी खरीदती है वो ऑलरेडी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही खरीदती है। और यूं कहें कि केवल सरकार ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदती है, व्यापारी तो हमेशा उससे कम पे ही खरीदते हैं। उनको तो मुफ्त में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सरकार को केवल कानून बनाना है और ये तय करना है कि कोई भी व्यापारी, कंपनी अगर किसान से खरीदती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे न खरीदे। किसानों को सबसे बड़ी राहत इस गारंटी कानून को देकर बिना सरकार के बजट पर 1 रुपया खर्चा बढ़ाए सरकार कर सकती है। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे जब भारत के, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलकर जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी की रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें बड़ी उन्होंने बेबाकी से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की वकालत की थी। तो
मुझे उम्मीद है कि इस बजट में यह घोषणा की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक आज देश का किसान कई समस्याओं से जूझ रहा है। एमएसपी में जितनी वृद्धि की गई वो उस अनुपात में नहीं है जितनी लागत बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ जमीन की कम होती उर्वरा शक्ति भी एक बड़ा चैलेंज है। अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर और दवाओं के इस्तेमाल से मिट्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। उम्मीद है कि सरकार प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उत्पादों की मार्केटिंग की भी उचित व्यवस्था करेगी। कृषि यंत्रों पर अनुदान का रहता है, शायद 10% का अनुदान है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। तो जो बैल चरित कृषि यंत्र हैं उन पर भी अनुदान दिया जाना चाहिए, क्योंकि गौ आधारित कृषि में बैलों का बहुत महत्व है, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, जिस प्रकार से भारतीय गौवंश की दुर्दशा हो रही है उसको, उसके संरक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए जो नंदी हैं उनके उपयोग के ऊपर शोध होना चाहिए और बैल चलित यंत्रों पर शोध करके और अनुदान के साथ उन यंत्रों को कृषकों को दिया जाना चाहिए। ऐसे कुछ बिंदु मुझे लगता है कि इस बजट में जोड़े जाने चाहिए। लगातार घटती कृषि योग्य भूमि की भी बड़ी चुनौती है। आज देश में कृषि योग्य भूमि के लिए कोई लैंड यूज पॉलिसी नहीं। उपजाऊ जमीन पर बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना एक चैलेंज हो जाएगा। सरकार को समय रहते कृषि योग्य भूमि को लाकर एक नीति बनानी चाहिए। कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का निर्यात अगले 3 सालों में $25 बिलियन के स्तर से बढ़कर $100 बिलियन के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। लिहाजा बजट के जरिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के साथ ही प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होगा। उम्मीद है कि बजट में इससे संबंधित अहम घोषणाएं होंगी। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही सरकार के लिए विदेशी पूंजी जुटाने में कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लिहाजा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार को समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सड़क, रेल, हवाई मार्ग और बंदरगाहों पर अधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता और अधिक निर्यात सुविधा नेटवर्क बनाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक कृषि और संबंधित उत्पादों का निर्यात अगले 3 वर्षों में $25 बिलियन के स्तर से बढ़कर $100 बिलियन के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। निर्यात की बात होती है ना, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को निर्यात करने की बात होती है, तो मंत्रालय इस विषय में क्या करे। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब तक हम सीमांत कृषक को इस विषय से नहीं जोड़ पाते, जितना गौ आधारित कृषि, ये जो रसायन मुक्त कृषि का जो विषय है, इससे सीमांत कृषक को जोड़ना अति आवश्यक है। और सीमांत कृषक इस स्थिति में नहीं होता कि वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए वो कहीं जाएगा, कहीं एप्लीकेशन देगा। तो इसका सरलीकरण और इसकी जो व्यवस्था है, कृषक के पास जाए, कृषक को खोजे, कृषक को देखे और इस विषय पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको उनकी सॉइल टेस्टिंग या इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ की जाए। वहीं सरकार को ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के निर्यातक जो प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर निर्यात कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में कई अनाज ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता में या जेनेटिक तौर पर अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसी फसलों के बीज को भारत को संरक्षित करने की जरूरत है। विदेशों में इस तरह के उत्पादों की काफी मांग है। सरकार एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए कई तरह की सब्सिडी देती है। सरकार को सब्सिडी के बजाय किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद के लिए आसान वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। इससे किसानों को समय पर आवश्यक उपकरण आसानी से खरीदने में मदद मिलेगी और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में देश में बिकने वाले कुल कृषि उपकरणों में से औसतन केवल 10% ही सब्सिडी के तहत बेचे जाते हैं। इनकी गुणवत्ता पर कई तरह की निगरानी होती है, लेकिन बाकी 90% कृषि उपकरण खुले बाजार में बिकते हैं और उन पर कोई गुणवत्ता विनियम नहीं है। ऐसे में मशीन से कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए देश में बिकने वाली सभी कृषि उपकरणों
और मशीनों की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन होना चाहिए। सब्सिडी पे उत्पाद दिए जाते हैं, उनमें उनकी हालत यह है कि जितना सब्सिडी दी जाती है उतना कमीशन पहले खा लिया जाता है। तो कमीशन खोरी के कारण अगर ये कहा जाता है कि भाई हम अमुक उत्पाद आपको सब्सिडी के तहत दे रहे हैं, तो किसान ठगा जाता है। इसमें सीधी सीधी कैश सब्सिडी होनी चाहिए, किसान अपनी मर्जी से जाए बाजार से अच्छे उत्पाद खरीद के लाए। लेकिन अच्छे उत्पाद लाएगा कैसे? यहाँ एक बड़ा पेच फंसता है कि कृषि उपकरण, कृषि आदान और एग्रो इनपुट यानी खाद, बीज, दवाई और उपकरण, इनका प्रमाणीकरण जो है इसको लेके बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय गुणवत्ता संस्थान, कृषि उपकरणों और मशीनरियों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। कृषि यंत्रीकरण के लिए अधिकांश सब्सिडी ट्रैक्टर्स पर खर्च कर दी जाती है। ऐसे में कृषि के लिए बेहद उपयोगी और दैनिक इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाती है। कृषि मशीनों का सरकारी मान्यता प्राप्त FMTTI केंद्र या परीक्षण केंद्रों पर परीक्षण कराने का शुल्क बहुत अधिक है, जो निर्माता की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसलिए इस शुल्क को कम किया जाना चाहिए और हर साल इसमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।